सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का 20 जुलाई का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 20 जुलाई के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन है ना, ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए, कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है ना, ये आपका मुंबई में हुआ था। तो मुंबई आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कांग्रेस की स्थापना, ये जो है कब हुआ था, तो ये आपका 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और किस स्थान पर किया गया था, तो ये आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में जो ये आपका किया गया था। इसके अलावा बात कर ले कांग्रेस के पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ना, ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। और कांग्रेस का जो है स्थापना जो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपके AOU के द्वारा जो वो किया गया था। और पहले अधिवेशन में जो है कितने प्रतिभागियों ने जो वो भाग लिया था, तो इसमें आपके टोटल प्रतिनिधि जो है ना, इसमें आपके उपस्थित थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है ना, ये कब हुआ था। तो देखिए, भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है ना, ये आपका वर्ष 1966-67 में हुआ था। और हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये आपका खदान उत्पादन को बढ़ाना, इसके अलावा विशेषकर जो है ना गेहूं और चावल की उत्पादकता को बढ़ाना था। इसके अलावा प्रमुख क्षेत्र अगर पूछा जाए तो ये आपका पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है ये आपका प्रमुख क्षेत्र जो ये आपका रहा था। इसके अलावा बात कर ले भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है, तो ये आपके MS स्वामीनाथन को जो ये आपका जाना जाता है। और हरित क्रांति में जो है प्रभावित फसलें कौन कौन सी थी, तो ये आपका गेहूं और धान यानी चावल की खेती जो है ना, ये आपका सबसे ज़्यादा जो है आपका प्रमुख फसलें थी। इसके अलावा बात कर ले कि हरित क्रांति में किस किस तकनीकी प्रयोग किया गया था, तो ये आपके उच्च उत्पादकता वाले बीज यानी HYV सीड्स का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा रासायनिक खाद और कीटनाशक, सिंचाई सुविधाएं और आधुनिक कृषि उपकरण का प्रयोग भी जो ये आपका किया गया था। और भारत में हरित क्रांति का परिणाम क्या रहा था, तो देखिए भारत खाद्यान्न के मामले में जो है ना, ये आपका आत्मनिर्भर जो ये आपका बन गया था। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कृषि उत्पादन और किसान की आय में जो ये आपका वृद्धि जो वो देखने को मिला था। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था, तो 1966-67 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि NGT की जो स्थापना है ना, ये कब हुआ था। तो देखिए, NGT का सबसे पहले आप फुल फॉर्म जान लीजिए क्या होता है। तो ये आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो ये आपका राष्ट्रीय हरित अधिकरण होता है। और NGT की जो स्थापना है ना, ये आपका 18 अक्टूबर 2010 को जो ये आपका किया गया था। तो 18 अक्टूबर 2010 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले NGT का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये आपका पर्यावरण से संबंधित मामले का जो है तेजी से और प्रभावी समाधान करना है। इसके अलावा NGT का अगर हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय पूछा जाए कहाँ पर है, तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। और NGT का जो मुख्य कार्य है ना, ये आपके पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना तथा पर्यावरणीय विवादों का निपटारा करना, ये जो आपका NGT का मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि NGT जो है ना, एक आपका विशेष न्यायाधिकरण है जो आपका जुडिशियल और टेक्निकल विशेषता दोनों ही से जो ये आपका युक्त होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि EVM का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, EVM का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर EVM की बात कर ले तो एक जो आपका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है और इसका जो उपयोग है ना, ये आपके चुनावों में जो है मतदाता द्वारा वोट डालने के लिए जो ये आपका किया जाता है। और ये जो आपका परंपरागत बैलेट पेपर प्रणाली की जगह जो ये आपका लाया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर लीजिए पहली बार EVM का प्रयोग जो ये किस वर्ष में और किस विधानसभा उपचुनाव में जो वो किया गया था। तो देखिए, पहली बार EVM का जो प्रयोग है ना, ये आपका वर्ष 1982 में जो है केरल के पारूर विधानसभा उपचुनाव में जो वो किया गया था। और व्यापक प्रयोग अगर पूछा जाए तो ये आपका 2004 के आम चुनाव
चुनाव में जो है इसका व्यापक रूप से प्रयोग जो वो किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ईवीएम में जो आपके 2 यूनिट होते हैं और वो 2 यूनिट कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, पहला आपका बैलेट यूनिट होता है जो कि मतदाता जो है ना इसमें आपके वोट डालते हैं, और सेकंड जो आपका यूनिट होता है ये आपका कंट्रोल यूनिट होता है, और इस यूनिट में जो है ना ये जो आपका यूनिट होता है ये आपका चुनाव अधिकारी के पास होती है, और ये जो आपका प्रक्रिया जो ये आपका नियंत्रित करता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ईवीएम में ये जो आपका वीवीपीएटी जो होता है ना इसे जो आपका किस वर्ष में पहली बार जो वो जोड़ा गया था। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि वीवीपीएटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, इसका जो फुल फॉर्म है ना ये आपका वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल होता है, और ईवीएम में वीवीपीएटी को पहली बार जो है ना ये आपका वर्ष 2013 में जो ये आपका जोड़ा गया था, और वर्ष 2013 के जो है ये आपका किस विधानसभा चुनाव में जो है पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। तो ये आपका नागालैंड विधानसभा चुनाव में जो है इसे पहली बार जो ये प्रयोग किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका कि 1 हॉर्स पावर यानी 1 अश्वशक्ति बराबर जो है ना ये कितना वाट होता है। तो देखिए, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। तो 746 वाट आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अश्वशक्ति का जो उपयोग है ना ये आपका मुख्य रूप से इंजन, मोटर और मशीनों की शक्ति को मापने के लिए जो ये किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 2025 का महाकुंभ मेला का जो आयोजन है ना ये कहाँ पर किया गया था। तो देखिए, 2025 का महाकुंभ मेला जो है ये आपका 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक ये आपका आयोजित किया गया था, और इसका जो आयोजन है ना ये आपके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिसका प्राचीन जो नाम था ये आपका इलाहाबाद था, और यहाँ पर जो आपका त्रिवेणी संगम पर जो है ना इसका आयोजन जो ये आपका किया गया था। तो प्रयागराज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग से आया था, जहां पर 2025 में एक तरफ आपका आईपीएल का टीम का नाम दे दिया गया था और एक तरफ उनके कप्तान का नाम जो वो दे दिया गया था। तो देखिए, ऑप्शन तो बच्चों द्वारा मुझे मिल नहीं पाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आईपीएल 2025 में जो है ना टोटल आपके 10 टीमों ने जो वो भाग लिया था, और 10 टीमों की अगर कप्तान की बात कर ले तो देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स के जो आपके कप्तान थे ये आपके ऋतुराज गायकवाड़ थे, लेकिन बाद में चोट के कारण जो है ना MS धोनी ने जो वो कप्तानी जो वो संभाली थी। तो अगर चेन्नई सुपर किंग में ऋतुराज गायकवाड़ या MS धोनी में से दोनों में से जो भी ऑप्शन आपका दिया गया होगा तो आपका सही मैचिंग होगा। दिल्ली कैपिटल्स की जो कप्तानी है ना ये अक्षर पटेल के द्वारा जो वो किया गया था। गुजरात टाइटंस की जो कप्तानी है ये आपका शुभमन गिल के द्वारा किया गया था। कोलकाता नाइट राइडर्स की जो कप्तानी है ये आपके अजिंक्य रहाणे के द्वारा किया गया था। लखनऊ सुपर जायंट्स की जो कप्तानी है ना ये ऋषभ पंत के द्वारा किया गया था। मुंबई इंडियंस की जो कप्तानी है ये आपका हार्दिक पांड्या के द्वारा जो वो किया गया था। पंजाब किंग्स की जो कप्तानी है ना ये श्रेयस अय्यर के द्वारा किया गया था। राजस्थान रॉयल्स की जो कप्तानी है ये संजू सैमसन के द्वारा जो वो किया गया था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जो कप्तानी है ना ये रजत पाटीदार के द्वारा जो वो किया गया था। और सनराइजर्स हैदराबाद की जो कप्तानी है ये आपके पैट कमिंस के द्वारा जो वो किया गया था। तो इनमें से आपका 4 जो वो मैचिंग करना था। इस प्रकार से जिन्होंने भी मैच किया होगा उनका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर लेंगे 2025 आईपीएल का विजेता टीम कौन रहा था। तो ये आपका आरसीबी की टीम रही थी। और उप विजेता अगर पूछा जाए तो देखिए, उप विजेता जो है ना ये आपका पंजाब किंग्स जो है वो रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और किसी किसी जिला में आईपीएल का फुल फॉर्म जो वो पूछा गया था, तो देखिए जिस भी जिला में अगर आपका आईपीएल का फुल फॉर्म पूछा गया होगा तो आपका इंडियन प्रीमियर लीग होता है। तो इंडियन प्रीमियर लीग फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, मैं आपको क्लियरली बोल दे रहा हूँ कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है अलग अलग आपसे प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं। तो अब आप ये कमेंट मत करने लगना कि सर ये सारे प्रश्न नहीं आए थे। हो सकता है अलग डिस्ट्रिक्ट में आपका ये जो प्रश्न जो वो पूछा गया होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वर्तमान में भारत के सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है ना ये कौन है। तो देखिए, वर्तमान में भारत के जो सीएजी है ना ये आपके कुंडू संजय मूर्ति हैं। तो संजय मूर्ति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है पदभार जो है ग्रहण कब किए थे। तो देखिए, 21 नवंबर 2024 को जो है ना राष्ट्रपति के द्वारा जो है इन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ जो वो दिलाया गया था। और ये जो आपके भारत के जो है 15वें सीएजी जो ये बनाए गए हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए, संजय मूर्ति से पहले जो है भारत के सीएजी कौन थे। तो ये आपके गिरीश चंद्र मुर्मू थे। और ये जो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू थे ना ये 14वें नंबर के जो वो सीएजी थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 2025 में जो आपका पहला खो खो विश्व कप हुआ था ना, इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर है ये किसे बनाया गया था। तो देखिए 2025 में खो खो विश्व कप का जो ब्रांड एम्बेसडर है ना, ये सलमान खान को जो वो बनाया गया था। और को ब्रांड एम्बेसडर अगर पूछा जाए यानी सह ब्रांड एम्बेसडर जो है ना, ये किसे बनाया गया था, तो ये आपके टाइगर श्रॉफ को जो वो बनाया गया था। तो ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया था तो सलमान खान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मथौली जलप्रपात जो है ना, बिहार के किस जिले में है। तो देखिए मथौली जलप्रपात की बात कर ले, इसे ही जो आपका मंझर कुंड भी जो वो कहा जाता है। और ये जो आपका बिहार के जो है रोहतास जिले में स्थित है। और ये जो आपका कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है, जो कि आपका एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी जो वो माना जाता है। तो जिला पूछा गया था तो रोहतास जिला आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बिहार के अगर मतलब की बात कर ले कि कौन कौन से जिले में क्या स्थित है, तो देखिए ककोलत जलप्रपात की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका ककोलत जलप्रपात है ना, ये बिहार के नवादा जिले में स्थित है। करकट जलप्रपात के बारे में पूछा जाए तो ये आपका बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। तिलहर कुंड जलप्रपात जो है ये आपका कैमूर भभुआ में स्थित है। धुआं कुंड जलप्रपात ये जो आपका रोहतास में स्थित है। मंझार कुंड जलप्रपात के बारे में पूछा जाए तो ये भी आपका रोहतास में स्थित है। देव कुंड जलप्रपात ये भी आपका रोहतास में है। गुप्ता धाम जलप्रपात जो है ये आपका कैमूर भभुआ में स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात जो है ये आपका कैमूर भभुआ में स्थित है। इसके अलावा टूटला भवानी जलप्रपात के बारे में पूछा जाए तो ये आपका रोहतास में स्थित है। कटारिया जलप्रपात जो है ये आपका कैमूर भभुआ में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि केरल का जादूगरी नृत्य जो है ना, ये किस नृत्य से समानता जो ये आपका रखता है। तो देखिए केरल का जो जादूगरी नृत्य है ना, ये कथकली नृत्य से जो वो समानता रखता है। तो कथकली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका सीआरपीएफ का जो फुल फॉर्म पूछा गया था और किसी जिले में जो आपका सीआरपीएफ की स्थापना कब हुआ था, ये जो पूछा गया था। तो देखिए सीआरपीएफ का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। और सीआरपीएफ की जो स्थापना है ये आपका 27 जुलाई 1939 को हुआ था। और जब 27 जुलाई 1939 को हुआ था, उस समय जो सीआरपीएफ का नाम था ना, ये आपका क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था। और बाद में इसका नाम बदलकर सीआरपीएफ कब किया गया था, तो देखिए 1949 में इसका नाम बदलकर जो है ना, ये आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो ये आपका रखा गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। और सीआरपीएफ जो ये आपका किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो ये आपके गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो ये कार्य करते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था चंपारण सत्याग्रह जो कि आपका 1917 में हुआ था ना, ये जो आपका किस प्रथा के खिलाफ जो वो किया गया था। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह जो है ना, ये तीन कठिया प्रथा के खिलाफ जो वो किया गया था। तो तीन कठिया प्रथा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले चंपारण सत्याग्रह जो ये कब और कहां पर हुआ था, तो ये आपका वर्ष 1917 में जो है ये आपका बिहार राज्य में हुआ था। और इसका जो नेतृत्व है ये आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा जो वो किया गया था। और महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह जो आंदोलन था ना, ये आपका चंपारण सत्याग्रह था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इस सत्याग्रह का जो उद्देश्य है ना, ये चंपारण के किसानों को जो है नील की जबरन खेती यानी तीन कठिया प्रथा से मुक्ति दिलाना था। और अंग्रेज जमींदार किसानों से जो है जबरन नील की खेती जो वो करवाते थे, जिससे किसान जो ये आपके बहुत पीड़ित थे, जिसके कारण जो ये आपका सत्याग्रह जो वो किया गया था। और इसका परिणाम क्या रहा था, देखिए इस सत्याग्रह का जो परिणाम है ना, ये महात्मा गांधी की अगुवाई में जो है अंग्रेज सरकार को जो ये आपका झुकना पड़ा था। और किसानों को नील की जबरन खेती से भी जो वो राहत देखने को मिला था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि टिहरी बांध जो है ये आपका किस राज्य में है। तो देखिए टिहरी बांध की बात कर ले तो ये आपका उत्तराखंड राज्य में है। और किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका भागीरथी नदी पर स्थित है। तो उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बिहार में जिलों की संख्या पूछी गई थी। तो देखिए वर्तमान में बिहार में जिलों की जो संख्या है ना, ये आपके 38 जिले हैं। और ये पूछा गया था कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये आपका बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। तो पश्चिम चंपारण जिला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बेलगिरी जो पर्वत है ना, ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए बेलगिरी पर्वत की बात कर ले तो ये जो आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। वहीं अगर इससे मिलता जुलता एक नाम पूछा जाता है नीलगिरी पर्वत के बारे में, तो देखिए नीलगिरी जो पर्वत है ना, ये आपका मुख्य रूप से जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। लेकिन इसका जो विस्तार है ना, ये आपका केरल और कर्नाटक राज्यों तक भी जो है इसका फैला हुआ है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि वर्ष 2024 के लिए 59वां जो ज्ञानपीठ
ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, ये किसे मिला है? तो देखिए वर्ष 2024 के लिए 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये आपका वर्ष 2025 में जो ये आपका दिया गया है, और ये जो आपके डॉक्टर विनोद कुमार शुक्ल को जो ये आपका दिया गया है, और किस योगदान के लिए? तो इन्हें जो आपका हिंदी साहित्य में योगदान के लिए जो वो दिया गया है, तो डॉक्टर विनोद कुमार शुक्ल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर विनोद कुमार शुक्ल जो है ना, छत्तीसगढ़ से पहले हिंदी लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो वो दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। 2023 का अगर 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जाए तो ये जो आपके गीतकार व कवि गुलजार को दिया गया है। इसके अलावा संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को भी जो वो दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बोल्शेविक क्रांति, जिसे आपका रूसी क्रांति 1917 भी जो वो कहा जाता है, और इसके जो प्रमुख नेता थे ना, ये कौन थे? तो देखिए बोल्शेविक क्रांति के जो प्रमुख नेता है ना, ये आपके व्लादिमीर इलियच लेनिन थे। तो व्लादिमीर इलियच लेनिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा गया था। तो देखिए अभिज्ञान शकुंतलम जो पुस्तक है ना, ये कालिदास के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो कालिदास आपका करेक्ट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री या फिर मुख्य सलाहकार जो ये कौन थे? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार या फिर प्रधानमंत्री जो है ना, ये आपके चाणक्य थे। और चाणक्य का ही जो अन्य नाम है ना, ये आपका कौटिल्य या फिर इन्हें आपका विष्णुगुप्त भी जो वो कहा जाता है। तो इन तीनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कहता है कि बिंबिसार की जो हत्या है ना, ये किसके द्वारा जो वो किया गया था? तो देखिए बिंबिसार की जो हत्या है ना, उनके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा जो वो किया गया था, ताकि मगध के सिंहासन पर जो है अजातशत्रु जो वो बैठ सके। तो अजातशत्रु आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बिंबिसार जो है ये आपके हर्यक वंश से जो ये आपके संबंधित है, और इनका जो शासन काल है ना, ये आपका लगभग 544 से लेकर जो है 492 ईसा पूर्व तक जो ये आपका रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बिहार कोकिला जो ये किसे कहा जाता है? तो ये आपके शारदा सिन्हा को जो वो कहा जाता है, और इन्हें आपका 2025 में जो है पद्म विभूषण से भी जो वो सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गंगा नदी के पूर्वोत्तर में सबसे बड़ी सहायक नदी जो वो पूछी गई थी। इससे पहले आपका जो है 16 तारीख में जो है ना पश्चिम की जो वो सहायक नदी जो वो पूछा गया था, लेकिन आज जो आपका पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा गया है। तो देखिए गंगा नदी के पूर्वोत्तर में सबसे बड़ी जो सहायक नदी है ना, ये घाघरा नदी है। तो घाघरा नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए घाघरा नदी को ही जो है ना आपका शारदा या फिर सरयू नदी के नाम से भी जो वो जाना जाता है, जो कि आपका नेपाल हिमालय के जो है मिलन ग्लेशियर से जो ये आपका निकलता है। और ये जो आपका भारत नेपाल सीमा पर जो है काली या फिर चौक के नाम से भी जो वो जाना जाता है, जहाँ पर ये जो आपका घाघरा नदी से मिल जाती है। और अन्य अगर गंगा नदी के प्रमुख सहायक नदियों की बात कर ले तो देखिए यमुना और रामगंगा, सोन और दामोदर नदियां जो है ना, ये आपके गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र पूछा गया था। तो देखिए क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, ये आपका CHCl3 होता है। और इसके अगर रासायनिक नाम की बात कर ले तो ये आपका ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। तो CHCl3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा CCl4 का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो देखिए CCl4 का जो रासायनिक नाम है ना, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। CH3OH का अगर पूछा जाए तो ये आपका मिथाइल अल्कोहल होता है। C2H5OH का अगर पूछा जाए तो इसे आपका इथाइल अल्कोहल जो वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका 100, 200 और 500 के नोट पर बने इमारत के चिन्ह से जो है ना, वो आपको मैच द फॉलोइंग से जो वो पूछा गया था। तो देखिए 100 रुपए के नोट पर जो है ना, ये आपका रानी की वाव का चित्र जो वो आपका अंकित है। और ये जो आपका रानी की वाव है ये आपका पाटन गुजरात में है। 200 रुपए के नोट की बात कर ले तो यहाँ पर आपका सांची का स्तूप का जो है वो आपका इमारत जो है वो देखने को मिलता है। और ये जो आपका सांची का स्तूप है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा 500 नोट पर जो है ना, ये आपका लाल किला का इमारत जो ये आपका बनाया गया है, और ये जो आपका दिल्ली में है। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी मैच किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कौन सी धातु जो है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो है ये कम अभिक्रियाशील जो ये आपका होता है। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो है ना उन धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है जो हाइड्रोजन गैस से जो है ना अधिक क्रियाशील होता है। उसी से जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना, ये आपका सबसे ज़्यादा जो ये आपका अभिक्रिया जो वो करता है। और क्रियाशील जब आप श्रेणी देखोगे ना, यानी रिएक्टिविटी जब सीरीज देखोगे ना, तो इसमें हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन आता है, कौन कौन
कौन सा आपका आ जाता है, तो एक तो आपका तांबा यानी कॉपर आ जाता है, इसके अलावा सिल्वर यानी चांदी आ जाता है, इसके अलावा सोना। ये सभी जो है ना हाइड्रोजन से जो ये आपके रिएक्टिविटी सीरीज में जो ये आपके नीचे आते हैं, जो कि आपका हाइड्रोजन के साथ जो ये आपका कम अभिक्रियाशील जो वो होता है। तो ऑप्शन में या तो आपका तांबा दिया गया होगा, या फिर आपका चांदी दिया गया होगा, या फिर आपका सोना दिया गया होगा। तो इन तीनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका एमआरपी का जो फुल फॉर्म पूछा गया था, तो देखिए एमआरपी का फुल फॉर्म जो है आपका मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर क्या फुल फॉर्म से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि किसी डिस्ट्रिक्ट में आपके 2 फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट में आपके 2 फुल फॉर्म जो वो पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये मिक्स डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन है, यानी अलग डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है एमआरपी का फुल फॉर्म जो वो पूछा गया होगा। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका टिस्को की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए टिस्को का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी होता है, और इसकी जो स्थापना है ये आपका वर्ष 1907 में जो है ये जमशेदजी टाटा के द्वारा जो है आपका किया गया था। और ये जो आपका टिस्को है ये कहाँ पर है, तो ये आपका जमशेदपुर झारखंड में है, और वर्तमान में जो इसका नाम है ना ये टाटा स्टील लिमिटेड है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो 1907 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जो है ना जनसंख्या का जो है घनत्व जो है ये सबसे अधिक जो ये आपका दर्ज किया गया था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो ये आपका शिवहर जिला था ना, यहाँ पर जो आपका सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो वो देखने को मिला था। शिवहर का जो जनसंख्या घनत्व है ना ये आपका 1882 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। इसके अलावा सबसे कम अगर जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछा जाए तो ये आपका बिहार का कैमूर जिला रहा था। कैमूर का जो जनसंख्या घनत्व है ना ये आपका 488 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो शिवहर आपका करेक्ट आंसर होगा। और शिवहर के बाद सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला रहा था ना ये आपका पटना रहा था। पटना का जो आपका जनसंख्या घनत्व रहा था ना ये आपका 1823 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल को जो है ना किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो वो नियुक्त किया जाता है। तो देखिए अनुच्छेद 76 के तहत जो है ना भारत के महान्यायवादी को जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपका नियुक्त किया जाता है। तो अनुच्छेद 76 आपका करेक्ट आंसर होगा। और भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी कौन है, तो ये आपके आर वेंकटरमणि है। और आर वेंकटरमणि जो है ना ये वर्तमान में आपके जो है 16वें नंबर के आपके महान्यायवादी है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अन्य अनुच्छेद की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 165 जो है ना ये राज्य के लिए एडवोकेट जनरल से जो है आपका संबंधित है। अनुच्छेद 148 की बात कर ले तो ये जो आपका मोटे तौर पर जो है ना सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवाओं की शर्तों से जो है आपका संबंधित है। अनुच्छेद 153 में आपका ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए जो है एक राज्यपाल होता है, और ये व्यक्ति को जो है 2 या अधिक राज्यों के लिए जो है राज्यपाल के रूप में जो आपका नियुक्त किया जा सकता है। कि जो आपका अनुच्छेद 153 में जो वो कहा गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ना ये कब हुआ था। तो देखिए पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये आपका 3 फरवरी 1916 को हुआ था। और इसके जो पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये आपके सर जस्टिस एडवर्ड मोनार्ड डिस चैम्स चामियर जो है ना ये पटना उच्च न्यायालय के जो ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा बात कर ले कि पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश अगर पूछा जाए स्वतंत्रता के बाद, तो देखिए स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश जो थे ना ये आपके पंडित लक्ष्मीकांत झा थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका सुश्री रेखा दोषी थी। इसके अलावा बिहार में सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश अगर पूछा जाए तो ये भी आपका सुश्री ज्ञान सुधा मिश्रा थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पटना उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नवंबर 1965 में जो है ना मुख्य न्यायाधीश और 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों सहित जो है ना 14 स्थायी न्यायाधीश जो वो थे। लेकिन वर्तमान में आपके मुख्य न्यायाधीश और 14 अतिरिक्त न्यायाधीशों सहित जो है 29 अस्थायी न्यायाधीश जो वो है। यानी वर्तमान में अगर बात कर ले तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। और वर्ष 1916 में जब आपका पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था उसमें आपके नियंत्रण में जो है बिहार में 11 और उड़ीसा में जो आपके 1 न्यायाधीश पद था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड ये जो है कब हुआ था। तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना ये आपका 13 अप्रैल 1919 को जो है ये आपका अमृतसर में हुआ था। और इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे ना ये आपके चैम्सफोर्ड थे। तो 13 अप्रैल 1919 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो
जो ये किसे दिया गया था, तो देखिए 2024 में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है ना, ये दक्षिण कोरियाई लेखक हान कांग को जो ये आपका दिया गया था। तो हान कांग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और जैसा कि आपको पता है कि जो आपका नोबेल पुरस्कार है ये आपके 6 क्षेत्रों में जो वो दिया जाता है। तो आगे आपका जिनका भी एग्जाम है आप देख लो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार 2024 का किसे किसे दिया गया है। तो देखिए भौतिकी के क्षेत्र में 2024 का जो नोबेल पुरस्कार है ना, ये जॉन एच हॉफील्ड, इसके अलावा जियोफ्री हिंटन को जो ये आपका दिया गया है। रसायन यानी केमिस्ट्री में अगर बात कर ले तो ये आपका 3 व्यक्तियों को दिया गया है, डेविड बेकर, डेमिस हैसेबिस और जॉन जंपर को जो ये आपका दिया गया है। चिकित्सा की बात कर ले यानी मेडिसिन के क्षेत्र में जो ये आपका विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को जो वो आपका दिया गया है। साहित्य में हांगकांग को जो वो दिया गया है। शांति का अगर पूछा जाए तो ये आपका निहोन हिडन कायो को जो आपका दिया गया है। आर्थिक विज्ञान में अगर पूछा जाए तो ये आपका डैरेन एसेमोग्लू को दिया गया है। इसके अलावा साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन को जो आपका दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 12 मार्च 2025 को जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो आपका किस देश का जो वो दौरा किए थे। तो देखिए 12 मार्च 2025 को जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये आपका मॉरिशियस देश का जो वो दौरा किए थे। और इसी दौरान उन्होंने जो है मॉरिशियस के राष्ट्रीय दिवस समारोह के जो है ना मुख्य अतिथि के तौर पर भी जो ये भाग लिए थे। और वहीं पर इन्हें जो आपका मॉरिशियस सरकार के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी जो वो सम्मानित किया गया था। और मॉरिशियस सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो आपका ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन, इस पुरस्कार जो इन्हें प्रदान जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि बिलगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व जो है ना ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए बिलगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व जो है ना ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। और ये जो आपका 1974 में जो है टाइगर रिजर्व में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में जो ये आपका स्थापित किया गया था। और बाद में 2011 में जो है ना इसे बाघ अभ्यारण्य जो वो घोषित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिल पाए थे जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। और जो बच्चे ये कमेंट्स करते हैं ना कि सर ये प्रश्न नहीं आया था, वो प्रश्न नहीं आया था, तो मैं बोलता हूं कि अगर आपको प्रश्न याद है तो आप कमेंट करके बता दो ना। जब इतना ही जिक्र है आपके अंदर तो प्रश्न कमेंट करके बता दो, क्योंकि बच्चों को एग्जाम देने के बाद तो कुछ हल्के प्रश्न ही याद रह पाते हैं। तो ठीक है, आप हल्के प्रश्न ही कमेंट कर देना जो भी प्रश्न आपको याद है, ताकि मैं एक और वीडियो बना सकूँ और सारे प्रश्न जो आपको इंक्लूड कर सकूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से मैं बोल रहा हूँ वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।